नमस्कार, मैं अनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ निशा और आज जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में बनी हुई है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ महेश जी उत्तराखंड से, और तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जानेंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या कुछ खास है, क्या कुछ प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, सबसे बड़ी खबर जो आज अखबारों में प्रकाशित है वो अमेरिका से है। बिल्कुल। जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच 27 जून को डिबेट शुरू होना है। इस बार निर्धारित किया गया है कि डिबेट में माइक जो है वो दोनों को दी जरूर जाएगी, लेकिन जिसका समय आएगा वही उस समय बोलेंगे। बीच में बोलने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि माइक जो है स्विच बंद करके रखा जाएगा। तो ये एक अमेरिकन सिस्टम है कि जो भी राष्ट्रपति के लिए वहाँ चुनाव लड़ता है उनको डिबेट से होके गुजरना पड़ता है और दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में लाइव डिबेट किया जाता है। इससे आम जनता को ये सुविधा होती है कि वो चयन कर सके कि कौन बेहतर है, किनके डिबेट अच्छा रहा, किनके क्या इलेक्शन का मोटिव है। ये सब चीजों का चयन करने में सुविधा होती है। दूसरी एक जो खबर है वो एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो विश्व में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। आज रोकथाम दिवस में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है कि हर सेकेंड 4 फुटबॉल मैदान के बराबर जमीन खराब हो रही है। ये एक उतनी बड़ी खबर है और इतना ही चिंतनीय खबर है कि यदि हर सेकंड में 4 फुटबॉल मैदान के बराबर जमीन यदि बंजर हो रही है, इसके मतलब यही है कि आने वाले समय में जो है पूरी दुनिया सबसे बड़ा संकट होने वाला है पानी का, और सबसे संकट में आने वाला है जो जमीन में जो उर्वरा शक्ति खत्म हो रहे हैं उस पर ज्यादा अब ध्यान देना चिंतनीय बात हो गई है। कि कारण क्या है, संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है कि आप सोचिए कि अगर हर सेकंड में इतने बड़े स्तर पे जो है जमीन बंजर हो रही है तो आने वाले समय में क्या होने वाला है। तीसरी और एक खबर है कि जो एलन मस्क ने ईवीएम पर जो सवाल उठाया है उसके जवाब भारतीय जिस प्रकार से दे रहे हैं, इसमें आज जो अखबारों में अधिकतर ये प्रकाशित किया गया है कि एलन मस्क और राहुल ने ये कहा कि ब्लैक बॉक्स के बराबर है ईवीएम, और एलन मस्क ने कहा कि इसको हैक किया जा सकता है। जवाब में ये कहा कि एलन मस्क को पता नहीं है कि भारतीय ही ईवीएम है जो सुरक्षित है, क्योंकि उसमें नेट नहीं है, और जिन ईवीएम की बात एलन मस्क कर रहे हैं उसमें नेट है। यही कारण है कि उनकी जो स्टडी है वो नेट वाला ईवीएम पर है, और उसके आधार पर भारतीय ईवीएम पर दोष मढ़ना ये गलत होगा। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आया है उससे लगता है कि इस बार मोदी को काफी धक्का लगा है, भारतीय जनता पार्टी को काफी धक्का लगा है, क्योंकि जिस प्रकार नारा दिया गया था 400 पार और 240 ही पार कर पाए हैं। इसी को देखते हुए लग रहा था कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो निश्चित रूप से ये सारे चीजें उसी का एक हिस्सा है कि कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, ईवीएम पर दोष दे रहे हैं। ईवीएम पर यदि ईवीएम मैनेज हो सकता था तो मोदी निश्चित रूप से 272 तो क्रॉस कर ही लेते, और वो इस प्रकार ब्लैकमेलिंग के शिकार नहीं होते, इस प्रकार दबाव के शिकार नहीं होते जिस प्रकार अभी टीडीपी और जेडीयू ने अभी शुरू किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सारा जवाब तो मिल चुका है, लेकिन जो कि चुनाव के बाद ईवीएम पर बोलना है पहले से ही लगता है कि तय हो चुका था, इसीलिए रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न आने के बावजूद इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। एक खबर और है कि जो तेज गर्मी के कारण से 14 हज यात्रियों की मौत हो गई है, और इस प्रकार वहाँ जो अव्यवस्था फैली है उसमें अधिकतर लोग, पहले भी 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी
जिस 14-15 लाख हज यात्री या वहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो इस कारण से वहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो है जिस प्रकार वहाँ के सरकार अनदेखी कर रही है, उससे लग रहा है कि जो यात्री यहाँ से पहुंचे हैं और अलग अलग देशों से पहुंचे हैं, उनको वहाँ पर असुविधा हो रही है और उसमें जान भी जा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि वहाँ व्यवस्था की जरूरत है और जो यात्री वहाँ पर जा रहे हैं हज के लिए, उनको भी संभाल के रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यूक्रेन और में शांति प्रस्ताव पर भारत तटस्थ रहे, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहे हैं उसमें अधिकतर देशों ने 90 देशों ने उसमें एक मसौदा तैयार कर उसमें हस्ताक्षर किया और अधिकतर लोगों ने कहा इसमें शांति होनी चाहिए और युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से शांति बरकरार रहना चाहिए, लेकिन हम इसके पक्षधर है, लेकिन उसमें हस्ताक्षर नहीं किया, ना करके भारत एक तटस्थ रहने का उन्होंने निर्णय लिया है। जी निशा। जी बिल्कुल, और तमाम राष्ट्रीय खबरें भी जान लेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई है हमारे एडिटर सूरज जी से। बिल्कुल निशा, वैसे अभी हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले हो रहे थे। बिल्कुल। और जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं और रियासी में यात्रियों की बस पर हमला हुआ था। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने जो कहा है कि जम्मू कश्मीर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की है उन्होंने, और दिल्ली में हुई बैठक में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हाल में आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति है उसकी समीक्षा की गई है। क्योंकि ये बात सामने आई थी कि जो खुफिया तंत्र है उसमें कहीं चूक हुई है, इस कारण से हमले हो पाए हैं। तो अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में एरिया डोमिनेशन और जीरो टेरर के प्लान लागू की जाए वहाँ पर, और जो आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग हैं जो उन्हें पनाह देते हैं, अपने घर में रखते हैं या छुपाते हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज देखी गई थी कि पिछली बार जो हमला हुआ था में, उसमें देखा गया था कि आतंकवादी रात में घर में गए और घर जाकर के दरवाजा खटखटाया, फिर घर में घुसकर गोलियां मारी। तो ये था कि जो स्थानीय लोग हैं जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, बड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। और ये भी बात है क्योंकि अब इस माह के अंत में 29 जून से जो है अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो हर साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार का प्रबंध रहती है, और ये तय किया गया है कि इस बार भी जो है यात्रा का जो मार्ग है पूरी तरह सुरक्षा से कवर किया जाए और विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए। राजमार्ग जो है वहाँ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की बात कही गई है। दूसरी तरफ जहाँ बात करना चाहूंगा मैं कि एक और खबर है मणिपुर से जुड़ी हुई है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई माह से लगातार वहाँ हिंसा की वारदात हो रही है, हिंसा की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। तो इसको लेकर के राज्य सरकार थोड़ा सख्त होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य में जितने हथियारबंद चरमपंथी हैं, क्योंकि जब हमने देखा था कि मणिपुर में हिंसा थी तो वहाँ असम राइफल्स से राइफल्स छीन ली गई थी, फौजियों से उनके हथियार छीन लिए गए, और अब उन्हीं हथियारों का जो प्रयोग है वो हिंसा में किया जा रहा है। तो जितने हथियारबंद चरमपंथी संगठन है वहां पर उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों की यह संयुक्त कार्रवाई उन उग्रवादी समूहों के खिलाफ होने वाली है जिन्होंने राज्य में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है, क्योंकि लगभग पिछले 3-4 दिनों में केंद्रीय रिजर्व बल जो है सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों को मणिपुर के कई हिस्सों में तैनात कर दिया गया है। और बताना चाहूंगा कि जिरीबाम के जो एक व्यक्ति हैं उनका वो है कि सुरक्षा बलों के जवान कई आधुनिक गाड़ियों के साथ गश्त लगा रहे हैं, और इतनी सुरक्षा व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं देखी गई इलाके में। और 6 जून से जो हिंसा भड़की थी
मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर नजर रख रहे जो लोग हैं, क्योंकि वहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी जैसे चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद में मोहन भागवत ने जो बात कही थी कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर के सियासी हलकों में तमाम तरह की सच्चाई भी हुई थी कि आखिर मोहन भागवत के इस बयान के मायने क्या है। दूसरी तरफ एक और बात यहाँ सामने आई थी कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि वहाँ संभव, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, राष्ट्र की बात थी, तो राष्ट्रीय सीमा की बात थी, इसको लेकर के तमाम तरह के मंथन हुए और फिर यहाँ ये बात आई है कि अब वहाँ पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। एक बात और बताना चाहूंगा कि मणिपुर में जिस तरह से देखा जा रहा था कि उग्रवादी गुट हैं, वो युवाओं को भड़का रहे थे और मातृभूमि की सेवा करने के लिए उनको कि इस बात से लेकर उनको उनके मन में बात बिठा रहे थे या ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि तुम्हें भारत माता की सेवा करना है, जन्मभूमि की सेवा करना है, इसलिए तुम इस संगठन में भर्ती हो जाओ। उनको गुमराह करके संगठन में भर्ती करने का प्रयास किया जा रहा था। क्योंकि यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मणिपुर की जो जनसंख्या है लगभग 34 लाख है और 30 जातियां और जनजातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस समय मणिपुर में 7 प्रतिबंधित गुट हैं जो सक्रिय हैं और साथ ही 8 आतंकी संगठन भी वहां पर सक्रिय हैं, जिस कारण से वहां हिंसा की वारदातों को किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि अब जो है बीएसएफ ने जो है मणिपुर के सेक्टर भारत और म्यांमार सीमा पर तैनाती शुरू कर दी, क्योंकि म्यांमार बांग्लादेश को लेकर के जो बात हो रही थी कि संभावना ये है कि यहाँ जो जिस समुदाय के लोग हैं उसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी हैं और बांग्लादेश का ये जो हिस्सा जो मणिपुर से सटा हुआ है, यहाँ लगातार घुसपैठ की जो वारदातें हो रही थी, घुसपैठ बढ़ रही थी, उसको लेकर भी केंद्र सरकार जो है गंभीर नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ एक बात ये देखी गई थी कि गृह मंत्रालय ने अप्रैल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मणिपुर में सुरक्षा बलों की 50 कंपनियों को हटाकर पश्चिम बंगाल भेज दिया था, लेकिन अब जो है वो सारी कंपनियां जो हैं सुरक्षा बलों की वो वापस मणिपुर आ रही हैं। तो यहाँ ये संभावना है कि कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ होने वाली है। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, अब उन प्रयासों पर जोर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बदलाव से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से कुछ चीजों को हटा दिया गया है, जैसे बाबरी विध्वंस का जो जिक्र उसमें था, गौधरा दंगों का जो जिक्र था उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ जो एनटीआरसी के निदेशक हैं उनका ये कहना है कि बच्चों को इस ऐसी विध्वंसकारी और दंगे जैसी चीजें पढ़ाने से उनके दिमाग पर अलग तरह का असर पड़ता है और उनके दिमाग में एक नकारात्मक छवि का निर्माण होता है। इस कारण से उन्हें नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो बात है, तो 12वीं की कक्षा से राजनीति विज्ञान की जो नई किताब जारी की गई है उसमें बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों से जुड़े संदर्भ को हटा दिया गया है। बिल्कुल। और ये भी यहाँ पर बात सामने आई है कि बच्चों के दिमाग में एक सकारात्मक छवि हो और विकास की परिभाषा गढ़ने वाले विषय ही उनको पढ़ाए जाए। जी बिल्कुल। और हम उत्तर प्रदेश के भी अपडेट जान लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश हैं। ज्ञानेश जी, तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में बनी हुई है, दर्शकों के साथ साझा करें? देखिए निशा, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो एलन मस्क की ट्वीट के बाद में ईवीएम को लेकर भारत में फिर से राजनीतिक बॉन्डर खड़ा हो रहा है। बता दूं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर एलन मस्क के ट्वीट को रीट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करे। और बता दूं, आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं, या कहना है अखिलेश यादव का। बिल्कुल। वही निशा, मैं बात करूंगा राजधानी लखनऊ की कि जो इलाका कुकरेल के नाम से जाना था उसे अब अकबर नगर के नाम से ज्यादा पहचाना जा रहा है। कारण यह है कि यहाँ बरसों से रहने वालों के लिए आशियानों पर सरकारी बुलडोजर लगातार गरज रहा है और 2-3 मंजिला मकानों की ईंटें जो हैं गिरती हैं तो धूल के गुब्बार में उन घरों में रहने वालों की चीखें गुम हो जाती हैं।
यहाँ एक दो नहीं, छोटे बड़े 2000 से ज्यादा मकान तोड़ने का अभियान जोरों शोरों पर। और पिछले 7 दिनों से यहाँ रोज जेसीबी मशीनें, पोकलैंड, पुलिस, नगर निगम विकास प्राधिकरण की टीमें पहुंचती हैं और मकान गिराने का क्रम शुरू हो जाता है। बिल्कुल 7 दिनों में 900 मकान तोड़े जा चुके हैं और अफसरों का कहना है कि जब तक पूरी जमीन को हम समतल नहीं कर देंगे, हमारा यह अभियान जारी रहेगा। निशा बता दूं कि ये नदी बना नाला अब रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। इसको लोग कुकरेल के नाम से जानते थे और अवैध कब्जा कर रखा है। बिल्कुल योगी सरकार में यहाँ पर ये रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी की जा रही है और 10 से ज्यादा लोगों के परिवार की मुखिया, बता दूं, सबीना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे कहती हैं यह जमीन अमीरों को बेचने के लिए सरकार हम गरीबों को बेघर कर रहे हैं। बिल्कुल वहीं पर बात करूं तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि जिस कुकरेल नदी की बात की जा रही है वह नाला बन चुकी है और सरकार ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब रिवर फ्रंट के नाम पर हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। जी तो इस तरीके से चाहे जयप्रकाश हो, विनोद हो, इनके मकान, दुकान, मवेशियों के रहने की जगह सब पर बुलडोजर चल रहा जी, है। और बिल्कुल। स्थानीय लोग लगातार कह रहे हैं यह विकास का बुलडोजर नहीं, हमारे अस्तित्व को मिटाने का बुलडोजर। बिल्कुल बिल्कुल 70 वर्ष से यहाँ की गलियों में हम घूमे हैं, आज वह वीरान है। कुछ दिनों बाद हम गुमनाम हो जाएंगे। जी और 1800 से ज्यादा परिवारों के लिए मुश्किल वक्त है कि अकबर नगर में 1800 से ज्यादा परिवारों का रहना होता था। जी बिल्कुल। नाले के किनारे पड़ी जमीन पर लोगों ने धीरे धीरे कब्जा किया और अपने मकान बना लिए। बाद में पता चला कि कुकरेल नाला नहीं बल्कि कभी नदी हुआ करती थी। जब यह जानकारी मिलने के बाद सरकारी अमला हरकत में आया और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ रिवर फ्रंट बनाने की योजना बनाई। जी जांच में पता चला कि सिंचाई विभाग की जमीन के साथ साथ नगर निगम की जमीन पर भी यहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया जी बिल्कुल और अब लगातार नगर निगम धड़ल्ले से मकान को गिराने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल वहीं एक खबर आई है बहराइच जिले से, जहां पे वीआईपी कल्चर का चस्का एक नायब तहसीलदार को भारी पड़ा निशा, और जो यातायात निरीक्षक ने 2500 का चालान काटा है। आपको बता दूं कि बहराइच में एक सरकारी साहब को वीआईपी कल्चर के हिसाब से वो जा रहे थे और निजी वाहन पर लाल नीली बत्ती का प्रयोग कर रहे थे। जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने गाड़ी का पीछा किया और 4 पहिया पे लगी नीली बत्ती को रोका और जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तहसीलदार हूं। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के आदेशों को उनको बताया और उसके बाद में उन्होंने 2500 रुपए का चालान काट दिया। बिल्कुल जी वहीं मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहां कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद में दरोगा, मुंशी और सिपाहियों का भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा था। पासपोर्ट सत्यापन से लेकर मुकदमों की विवेचना में भ्रष्टाचार और न्यायिक व सरकारी कार्यों में लापरवाही पर पुलिस कमिश्नरेट जे रविंद्र गौड़ पर बुधवार को डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने 7 दरोगा, 6 मुंशी और 22 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के 19 महीने में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और पुलिस कमिश्नरेट तक शहर के 9 थानों क्षेत्रों में तैनात दरोगा, मुंशी और सिपाहियों की शिकायतें लगातार पहुंच रही जी थी। बिल्कुल ज्ञानी पुलिस जी जी बिल्कुल जी मैं उत्तराखंड की भी एक अपडेट जान लूंगी। तमाम उत्तराखंड में ऐसी कौन सी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी हुई है, महेश जी हमारे साथ हैं। महेश जी, तमाम उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ और ऋषिकेश मार्ग पर शनिवार और रविवार को जो घटनाएं हुई हैं वो बड़े दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। बिल्कुल गुरुग्राम से एक टेम्पो ट्रेवलर चला था जिसमें 26 लोग सवार थे और वो ये स्थिति बनी कि जो वैशाली जगह पड़ती है वहां पर ये टेम्पो लगभग 250 फीट नीचे गिर गया और इसमें 15 लोगों की जान चली गई। 6 लोग जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी का उपचार चल रहा है। दूसरी जो घटना हुई है वो ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ एक सिरसू मार्ग पर ये घटना हुई है। इसमें 7 लोग सवार थे, 2 लोग घायल हैं और 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये टेम्पो ये भी खाई में लगभग 350 फीट के नीचे गिर गया था। ये जो दिन रहे हैं बहुत दिल दहला देने वाले दिन रहे हैं। साथ ही हरिद्वार से लेकर के लगभग हैदराबाद 4 किलोमीटर तक का जो सफर रहा है वो बहुत ही कष्टदायक रहा है। कल इतनी सभी
पार्किंग फुल करी और उसके बाद लोग भटकते रहे और ऊपर से गर्मी को एक और जानकारी दे दूं निशा जी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। कल सीएम योगी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी मां के साथ में काफी समय बिताया और उनके चेहरे पर अलग ही एक सुकून नजर आ रहा था। मां से हाथ पकड़ के लगभग वो 1 घंटे तक बैठे रहे। साथ ही आपको बता दूं कि हरिद्वार संगठन के द्वारा एक कुल्हड़ बैंड यहाँ पड़ता है कोटद्वार के आसपास, तो वो लोग आ रहे थे, उनका भी वाहन खाई में गिर गया था। अभी वो लोग सभी घायल हैं, उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल। केदारनाथ का जो डिजास्टर हुआ था 2013 में, वो कल स्मृति रेस, तो आपने देखा होगा कि 11 साल बाद केदारनाथ के जो आपदा के बाद रिक्रिएशन किए गए हैं वो काफी सराहनीय रहे हैं और ये मान के चलें कि कई चरणों में 11 परियोजनाओं के रूप में काम कराया गया था और आज ये देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट है और यात्रियों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल। आपको एक और बात बता दूं मैं, गर्मी की जो चरम स्थिति है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि लगभग 42 डिग्री का तापमान कल पहाड़ में देखा गया है, जो कभी नहीं देखा गया था। और जो विभाग है उनका कहना ये है कि ये अभी 3 से 4 दिन और इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। 28 तारीख के आसपास यहाँ मानसून आने की संभावना जो स्थिति है वो थोड़ी बदल सकती है। जी बिल्कुल। उत्तराखंड में आपको बता दूं कि 1200 पदों की नई भर्तियां, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 12वीं पास जो बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल महेश जी, महेश मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, और प्रकाश चावला हमारे साथ एडिटर सूरज जी, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर की खबरें बताई। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी थे, जिन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट बताई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।